नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर कैरियर प्लान में बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में बच्चों हम लोग लेकर के चलने वाले हैं कि 12 की जो फिजिक्स अपने पास में स्टार्ट हो रही है बच्चों, उस फिजिक्स को आज हम लोग लेकर के चलेंगे। एक महाघमासान युद्ध हम लोगों के यहाँ से चलेगा और बच्चों यहाँ से भी हम सारे थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्योंकि जितने हमारे डेरिवेशन है, मतलब यूँ कहूँ कि मैं अभी चैप्टर पढ़ाने के लिए चल रहा हूँ और चैप्टर के साथ में हम लोग यहाँ से टेस्ट योर नॉलेज और हमारे जो आंकिक प्रश्न है न्यूमेरिकल, इन सारे पोर्शन को भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देख के चलेंगे। उम्मीद करते हैं यदि आप अपने इस सेशन पर दिल लगा करके यदि जितने मिनट की मैं वीडियो बनाऊंगा, 25-30 मिनट की जो भी वीडियो बनेगी बच्चों, बेहतरीन तरीके से देख लेते हैं तो आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। इन्फॉर्मेशन की बात यह है कि आप लोगों को 3 बजे डेली फिजिक्स की क्लासें बच्चे आप लोगों को मिल जाया करेंगी और इसके बाद में मैं केमिस्ट्री की वीडियोज़ बनाऊँगा तो उसको भी देखना ना भूलें, क्योंकि केमिस्ट्री की भी धमाकेदार सीरीज आपकी चलने वाली है। यदि आपके छोटे भाई बहन 10th या 11th में हैं तो उनको बता दीजिए कि सौर कैरियर पॉइंट पर बच्चों आपके इस अपने चैनल पर बच्चों हमने स्टार्ट कर दिया है 10th, 11th, 12th 3 क्लासेस की बच्चों फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों स्टार्ट हो गई हैं। एकदम बेहतरीन शानदार तरीके से चल रहा है। प्रकाश का परावर्तन मैंने कक्षा 10 पढ़ा दिया है। परावर्तन जो बच्चे नहीं देखे हैं जा करके प्रकाश के परावर्तन को देखें और जो चीज़ें उसमें समझ में नहीं हो तो उसे हमें कमेंट करें बच्चों। पहली बात तो ऐसी है नहीं कि जोरदार तरीके से आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया गया है। चलिए बच्चों, आज की क्लास हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से कि अपने पास में क्या हो सकता है। बच्चों अगर हम लोग यहाँ से देख करके चलते हैं कि हमारे पास में जो यहाँ से फिजिक्स का पोर्शन चलने वाला है, इस फिजिक्स के पोर्शन में हमारे पास में क्या चलेगा, ध्यान से देख करके चलना। इसमें बच्चों हम लोग यूनिट वाइज हम लोगों को पढ़ के चलना है कि यूनिट 1 में हमको क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में हमको क्या पढ़ना है, यूनिट 3 में हमको क्या पढ़ करके चलना है। समझ रहे बच्चे, इसमें सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। अब देखिए फिजिक्स के अंतर्गत बाबू अगर पहला विज्ञान ये कहा जाता है कि फिजिक्स अपने पास में क्या होता है, तो फिजिक्स को प्राकृतिक में होने वाली अनेक क्रियाओं का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाएगा उसे हम लोग बोलते हैं भौतिक अध्ययन। ठीक है, भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक मतलब भौतिक में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जिसके अंतर्गत करेंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान कहा जाएगा। अब बताइए यहाँ से जो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पहला चैप्टर हमको दे करके रखा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ध्यान से दे करके चलना बाबू कि यहाँ से हमारे पास में क्या होगा, वैद्युत आवेश। अब बताओ कि वैद्युत आवेश तथा उसका यहाँ से जो हमको दिया है क्षेत्र दिया है। अलग अलग किताबों में अलग अलग ये चैप्टर हम लोगों को दे करके चलता है कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र हमारे पास में क्या होता है। तो इसमें इकाई हमारे पास में N1 है बच्चों। ये वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र किस इकाई का चैप्टर होता है, तो हमने कहा कि वैद्युत आवेश तथा यहाँ से जो हमको क्षेत्र दे करके रखा हुआ है ये इकाई 1 का चैप्टर है। इकाई 1 में हमको एक चैप्टर पढ़ना है जिसे हम लोग पहली बात तो यहाँ से बोलते हैं बच्चों अपने पास में क्या होगा, वैद्युत आवेश तथा उसका क्षेत्र होगा। चलिए ये हमने यहाँ से पहले क्वेश्चन का डिस्कस कर लिया कि दूसरा हमको यहाँ से बोल करके चलेगा गॉस की प्रमेय। बच्चों ध्यान से देख करके चलना, यहाँ से हमको क्या बोल करके चलेगा, गॉस की प्रमेय। और तीसरा हम लोगों को बोल करके चलेगा वैद्युत विभव। ध्यान से देख करके चलना, यहाँ से क्या बोल करके चलेगा, ये वाला हमारे पास में आएगा चैप्टर किसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वैद्युत विभव नाम का चैप्टर बोलते हैं। और यहाँ से डी वाला जो टॉपिक आ रहा है ये हमारे पास में आएगा कि बच्चों वैद्युत धारिता क्या होती है। तो इसका मतलब इस पहली प्रश्नावली के अंतर्गत हम लोगों से जो देख करके चलेगा कि यूनिट 1 में हमको जो डिस्कस करके चलना है बच्चों, वो पहला तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र मतलब आवेश क्या होता है, उसके बाद आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है इसकी परिकल्पना कैसे करते हैं वो गॉस ने बताया था। विभव क्या होता है बच्चों, जो आवेश होता है जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये चल सकता है क्या, कैसे चलेगा। और इसमें कह रहा है कि वैद्युत धारिता जो होती है, तो मतलब ये जो इकाई 1 है, इकाई 1 को अगर हम संक्षिप्त भाषा में बोल करके चलेंगे तो ये आपसे बोला जाता है स्थिर वैद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। तो बच्चों इसे हम लोग यहाँ से बोल करके क्या चलेंगे, स्थिर वैद्युत बोला जाएगा। ये जो अपने पास में कहलाएगा इसे हम लोग यहाँ से क्या बोल करके चलेंगे बच्चों, यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल करके चलेगा। अब बताओ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अपने पास में यहाँ से जिक्र कर रहा है ये एक्चुअली में अपने पास में क्या होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को देखेंगे। पहला हम लोग यहाँ से देख करके चलते हैं कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का, तो मतलब इस चारों यूनिट के अंतर्गत आवेश उत्पन्न तो करेंगे लेकिन आवेश चलेगा नहीं। तो स्थिर विद्युत किसे कहा जाता है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा जाता है, स्थिर विद्युत कहा जाता है। अभी आपको बच्चों ये सब समझ में नहीं आएगा, अभी हम लोग चीज़ें एक समझ करके चलते हैं। चलो देखो आवेश एक्चुअली में होता क्या है, तो हमने
हमने कहा कि कभी बच्चों आप लोगों ने ये देखा होगा कि आवेश अपने पास में क्या होगा, आवेश किसे कहा जाता है। पहले हम लोग आवेश देख लेते हैं। बाबू अगर हम लोग देख करके चलते हैं कि चार्ज क्या होता है, तो कभी आप लोगों ने ये बोला होगा कि मोबाइल को चार्ज कर लिए, मोबाइल बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो गया है। क्योंकि सर हम फ़ोन पे बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी मोबाइल नहीं चार्ज है। सर हम आपका वीडियो नहीं देख सकते हैं क्योंकि मोबाइल हमारे यहाँ की क्या है, डिस्चार्ज है। सर हमारे यहाँ टेबल फ़ैन है जो कि बैटरी से चलता है लेकिन वो डिस्चार्ज हो चुका है। इसका मतलब उसके अंदर आवेश ना होना। तो कभी आप लोग चार्ज और डिस्चार्ज पढ़ते हो या अनचार्ज पढ़ते हो तो वो हमने कहा कि क्या होगा, चार्ज मतलब आवेशित बॉडी होती है, इसके अंदर कार्य करने की क्षमता होती है। वो ये किसी चीज़ को क्या करता है, इसका मतलब ये कार्य कर सकता है। अब यहाँ से जो चार्ज बॉडी हमको दे रहा है, आवेश होता क्या है। कभी कभी आप लोग गर्मियों के दिनों में देखे होंगे बच्चों, गर्मियों के दिनों में जब हम लोग शर्ट वगैरह पहने रहते हैं, इसको उतारते हैं तो अचानक से चट चट की आवाज़ आती है। सभी क्वालिटी के शर्ट नहीं करते, जो थोड़ा टेरी काट वाले शर्ट होते हैं, जिसे जो टेरी काट होते हैं मतलब जो सूती नहीं होता है शर्ट, उसको अगर कभी कभी हम लोग उतारते हैं तो देखो वो क्या करते हैं, चटचटाहट की ध्वनि उसमें हमको सुनाई देती है। तो वो जो चटचटाहट की ध्वनि है बच्चों हमको सुनाई दे रही है, इसका मतलब वो क्या होता है, आवेश। कभी आप लोग कील से हथौड़ी ठोकते रहते तो वहाँ पर स्पार्क दिखाई देता है, चिंगारियाँ वहाँ पर निकलती हैं। तो जब कील को हथौड़ी से ठोकते हैं तो वहाँ पर सटकता है, वो चिंगारी निकलती है, वो आवेश होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। तो इसका मतलब उसे हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो आवेश होता है। और अगर चीज़ों को देख करके चलेंगे कि आवेश क्या होगा, जैसे कभी आप लोग घोड़ा वगैरह चलते देखते हो, रोड पर चलता है, रात के समय कभी होता है। इसका मतलब जब घोड़ा चलता है तो उसके पैर के नीचे से बच्चों देखो तो चिंगारी निकलती है। उसका जो घोड़े का नाल होता है, नाल जब रोड पर रगड़ता है तो वहाँ से क्या निकलती है, चिंगारी निकलती है। चलो एक बात हो गई कि अपने पास में क्या हो गई, चिंगारी निकल गई। इसका मतलब जहाँ पर चिंगारी निकलेगी, सर बादल क्यों गरजता है, तो हमने कहा कि बादल गरजने का रीजन एक केवल होता है कि वो बादल गरज इसलिए ले रहा है क्योंकि बादल हवा में उड़ रहा है, उड़ते उड़ते हवा का रगड़ लगने के कारण वो बादल क्या हो गया है, चार्ज हो गया है। ये भी बादल क्या हो गया है, चार्ज हो गया है। बादल का ऊपरी हिस्सा धनात्मक होता है, निचला हिस्सा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जब दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर से क्या करेंगे या साइड साइड में गुजरते हैं तो स्पार्क निकलता है, जिसे हम लोग चिंगारी कहते हैं। इसका मतलब बादल के ऊपर भी आवेश होता है। कभी आप लोग देखे होंगे लोहे का काम करने वाला मिस्त्री होता है, ये ग्राइंडर से जब लोहे को काटते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा चिंगारी निकलती है। उसे क्या कहा जाता है, किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो बाबू जहाँ पर चिंगारी या गर्म होने से संबंधित बातें आएंगी उसे क्या कहा जाता है, आवेश कहा जाता है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब वो आवेश होता है। आवेश के दैनिक जीवन में उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। दुनिया में जितनी प्रकार की क्रियाएं हैं, अपने शरीर के अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं, वो बिना वैद्युत बल के कोई क्रिया होने वाली नहीं है। कोई भी क्रिया बिना वैद्युत बल के नहीं हो सकती। हमने कहा कि ये हमेशा क्या होगा, पृथ्वी हमेशा ऊपर से गिरती वस्तु को नीचे की ओर खींच लेते। इसको मैंने ऊपर से नीचे गिरा रहा हूँ, ये ऊपर से नीचे की ओर बच्चों आ रही है। हमने कहा कि ये मेरे पास में पटरी है, इसको मैं ऊपर से नीचे की ओर गिराया, आ रही है कि नहीं। तो इसका मतलब दुनिया में हर वस्तु ऊपर से कहाँ पर आ सकती है, नीचे की ओर आ सकती है। लेकिन कुछ धूल मिट्टी के कण जो होते हैं ये ऐसे होते हैं, ये पृथ्वी की सतह पे नहीं गिरते हैं, कहाँ पर गिरते हैं, ऊपर की ओर ही हमेशा जाते हैं। तो इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, पृथ्वी हर वस्तु को अपने केंद्र की ओर जिस बल के कारण खींचती है उस बल को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन पृथ्वी कुछ ऐसी वस्तुओं पर को अपने नीचे की ओर नहीं खींच पाती है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग पाता है। इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल बड़ी वस्तुओं पर तो लागू होता है, लेकिन जो अत्यंत छोटी वस्तुएं होती हैं पृथ्वी उसको खींचने में असफल हो जाती है। इसका मतलब वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लगने वाला नहीं है। मैंने कहा मैं यहाँ ला करके धुआं छोड़ देता हूँ, अगर मैं अगरबत्ती से धुआं जला करके छोड़ दूंगा तो धुआं देखते हो कि क्या होता है, ऊपर ऊपर ही जाता है, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू नहीं होगा। गैस के कणों पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू नहीं होता है। इसका मतलब उस गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तो उसे आवेश विधि द्वारा ज्ञात किया जाएगा। मतलब जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल फेल हो जाता है, जिन वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग पाता है, वहाँ से कौन सा बल शुरू होता है, वैद्युत बल शुरू होता है। बात सुन में। तो वैद्युत बल के बिना जीवन किसी का संभव नहीं है। हर सजीव के शरीर में जो क्रियाएं होने वाली हैं वो कौन सा है, वैद्युत बल के कारण ही संभव है। अरे इलेक्ट्रॉन का जहाँ पर त्याग और ग्रहण होगा, पूरी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, वहाँ पर होता है। आप लोग कभी कहते हो कि जो पेंट से पॉलिश करते हैं, वो पेंट से इस गन पॉलिश जो होती है वो बहुत अच्छा कपड़े को पेंट करती है ना,
लकड़ी वगैरह को पेंट करती है, लोहे वगैरह को। लेकिन ब्रश वाली पॉलिश उतनी अच्छी पेंट नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वैद्युत बल अत्यधिक आवेशित पेंट निकलता है। चलो फिलहाल समझते हैं आवेश क्या होता है। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से जब वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। बिना रगड़े कोनो वस्तु आवेशित हो जाती है, ऐसा संभव है क्या? जब कोई किसी वस्तु में आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाए, उसे क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। इसका मतलब हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि आकर्षण और प्रतिकर्षण के गुण को ध्यान से देख करके चलना बाबू। आकर्षण के गुण और प्रतिकर्षण के गुण को हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रतिकर्षण के जो बच्चों क्या होते हैं? गुण को हम लोग बोल सकते हैं कि सरकार ये अपने पास में क्या होगा? आवेश होता है। तो कभी अगर बात की जाए कि सर आवेश किसे कहा जाता है, तो आकर्षण और प्रतिकर्षण के गुण को क्या कहते हैं? आवेश कहा जाता है। ये आवेश की सबसे पहली बच्चों जो अपने पास में यहाँ से घटना आ रही है, आवेश की घटना एक्चुअली में आई तो कहाँ से आई? सबसे पहले इस आवेश को लाया किसने था? हमने कहा कि आवेश को बच्चों जो सबसे पहले लाया था, आवेश की सबसे पहले खोज किसने किया था? तो आवेश की सबसे पहले खोज किसने किया? थेल्स ने किया था। 2600 साल पहले, बात सुन मेरा, कितना? 2600 साल पहले थेल्स नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा तो देखते हैं कि ये आपस में एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगती हैं। 2600 साल का मतलब क्या होता है? आज 2000 चल रहा है। इसका मतलब ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था तो वो 2000 अपना क्या चल रहा है? सन चल रहा है। तो 2000 के पहले 2000 साल आज चल रहा है, इसलिए हम लोग 21वीं सदी कह रहे हैं। 21वीं सदी चल रही है तो मतलब 2100 साल, लेकिन उसके भी पहले 600 साल, ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले की घटना है। मतलब तब भी कोई मानव जीवित था, और मानव जीवित था तो आज घटनाएं क्या बाबू? बहुत मानव जीवित थे। लेकिन देखो उनकी सोच कहाँ तक थी। आज हम लोग अपने से किसी चीज़ की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। तो 2600 साल पहले बाबू जब उन्होंने क्या किया, दो चीज़ों को आपस में क्या कर दिया था? रगड़ा था। और रगड़ने के बाद जब उनको क्या किया गया, दो चीज़ों को आपस में क्या किया? उन्होंने रगड़ा। तो रगड़ने के बाद देखते हैं कि ये वस्तुएं आपस में क्या है? एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित करने लगती हैं। जैसे कभी पटरी को जब हम बाल से रगड़ते हैं तो वो छोटे छोटे कणों को अपनी ओर क्या करता है? उठाने लगता है। इसका मतलब वो क्या होता है? आवेश होता है। तो हमने कहा इसके खोज का श्रेय किसको जाता है? तो हमने कहा कि बाबू इसके खोज का जो श्रेय जाएगा वो किसको जाता है? थेल्स को जाता है। आवेश का खोज, आवेश के जन्मदाता, ना कि मैं धनात्मक और ऋणात्मक बता रहा हूँ। तो आवेश के जो खोज करता है, इसका पूरा का पूरा जो श्रेय जाएगा बाबू वो किसको जाता है? तो हमने कहा कि पूरा का पूरा श्रेय बाबू यहाँ से जा रहा है, थेल्स को जा रहा है। तो दुनिया में जहाँ पर गर्मी से संबंधित बात है कि वहाँ पर क्या उत्पन्न हो रहा है? आवेश। जहाँ पर दुनिया में चिंगारी उत्पन्न होगी वहाँ पर क्या उत्पन्न होगा? आवेश उत्पन्न होता है। जहाँ पर करंट चलेगा वहाँ पर क्या उत्पन्न हो रहा है? आवेश। आपकी मोबाइल चार्ज करते करते गर्म हो जाती है तो मोबाइल क्या हो गई है? आवेशित हो गई है। किसी वस्तु को पकड़ के रगड़ते रहो, धीमे 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 वस्तु गर्म हो जाएगी तो वहाँ पर क्या उत्पन्न हो सकता है? आवेश उत्पन्न हो सकता है। हमने कहा पहले मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ आवेश के उदाहरण, ध्यान से देख करके चलना। अगर हमने कहा कि आवेश के उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं कि आवेश कहां कहां सर उत्पन्न हो सकता है। हमने कहा कि बाबू आवेश अत्यंत चीज़ों पर, अनेक चीज़ों पर उत्पन्न हो सकता है। हमने कहा जैसे कहीं पर चिंगारी का निकलना, तो बाबू अगर चिंगारी कहीं पर उत्पन्न होती है तो समझ लेना कि वहाँ पर क्या उत्पन्न होगा? आवेश। अगर कौनो वस्तु बाबू गर्म हो रही है तो समझ लेना वहाँ पर क्या उत्पन्न हो रहा है? आवेश। अच्छा, आवेश का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? फिजिक्स में कि केमिस्ट्री में? हमने कहा कि चाहे वो अपने पास में बाबू भौतिक विज्ञान हो, ध्यान से देख करके चलना, चाहे वो अपने पास में क्या हो? भौतिक विज्ञान हो, चाहे वो अपने पास में क्या हो? रसायन विज्ञान हो, सारी चीज़ों में केवल किसका इस्तेमाल किया जाता है? आवेश का इस्तेमाल किया जाएगा। कहें कि सर आवेश कैसे जान लेंगे कि आवेश कहीं पर उत्पन्न हो रहा है? हमने कहा कहीं पर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाए या तो इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो जाए, समझ लेना वहाँ पर जनरेट क्या हो रहा है, आवेश उत्पन्न हो रहा है। हमने कहा कि दुनिया में किसी चीज़ का निर्माण हुआ है, NaCl का निर्माण हुआ है, तो किसके कारण हुआ है, आवेश के कारण हुआ है। हमने कहा कि अगर ये हमारे पास में मार्कर बना है तो किसके कारण बना है, आवेश के कारण बना है। कभी ये मार्कर आपस में चिपक नहीं सकते थे इसके कारण। इसका मतलब ये किसके कारण बना है, आवेश के कारण बना है। हमने कहा कि दुनिया में कभी भी आपको दिखाई दे जाता है कपड़े का चटचटाना, ध्यान से देख करके चलना। यहाँ से कह रहा है कि कपड़े का चटचटाना। अब बताओ बाबू, यहाँ से चट चटाना, यहाँ से ध्यान से देखते हैं, कपड़े में से चट चट की ध्वनि उत्पन्न होना, ये क्या होता है, आवेश होता है। इस बात को लड़कियाँ बहुत गहराई से समझ सकती हैं। जैसे कभी स्टॉल वगैरह लिए रहते हो, मम्मी की साड़ी वगैरह मोड़ते हो, एक बार जब झटकते हो तो चट से करता है, वो होता है क्या, आवेश होता है। कभी आपके घर में जो टीवी लगी है, उस टीवी के सामने एक बार स्क्रीन पर जो कुबड़ वाली टीवी होती है, LED होती है, उसमें भी होगा, कुबड़ वाली टीवी के जो कलरफुल वाली टीवी चलती रहती है, उसकी स्क्रीन पर एक बार हाथ ऐसे लगा के मारो, वहाँ पे चट 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 जैसे मकड़ी के जाला टूटता है, उस तरीके से स्पार्क आता है। इसका मतलब सर वहाँ पर भी क्या उत्पन्न हो रहा है, आवेश। चलती हुई टीवी के सामने कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े लेके जाओ, आकर्षित कर लेगा, वो खींच लेगा। इसका मतलब वहाँ पर भी क्या है, आवेश होता है। हमने कहा टीवी का चलना, ध्यान से देखना, टीवी का चलना, उसमें भी क्या उत्पन्न हो रहा है, आवेश उत्पन्न हो रहा है। हमने कहा कि कुछ भी दुनिया में हो जाना, पेंट करना, ये भी केवल किसके कारण संभव होता है, आवेश के कारण संभव होता है। बोलो बात बाबू समझ में आ रही है कि नहीं। इसका मतलब अनेक भौतिक और रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं, क्या बोल सकते हैं, यहाँ से अनेक प्रकार की भौतिक और यहाँ से जो क्या है रासायनिक जितनी प्रकार की क्या है क्रिया है, सब के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, आवेश की घटना देखने को मिल रहा है। चलिए बाबू, इतनी बात हम लोगों को समझ में आ गई कि आवेश की घटना अपने पास में क्या होती है। अब ध्यान से देखना कि कोई अगर हमसे ये पूछेगा कि आवेश स्तर क्यों उत्पन्न होता है, तो हमने कहा कि आवेश क्यों उत्पन्न होता है, इस बात का हमें जवाब दे दीजिए, आवेश क्यों उत्पन्न होता है। हमने कहा कि इसको मैं हेडिंग बना करके बढ़िया से समझा देता हूँ कि आवेश क्यों उत्पन्न होता है। तो दुनिया में एक बात तो समझ में आ गई कि आवेश कहाँ कहाँ पर हो सकता है, जहाँ पर गर्माहट से संबंधित बात की। इसका मतलब दुनिया में अनेक प्रकार की जो क्रियाएं हो रही हैं, दुपहिया चलती है, के कारण चलती है, आवेश के कारण चलती है, नहीं दुपहिया चल नहीं पाती कभी। तो हमने कहा सर वहाँ पर भी तो भौतिक और रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं। हमने कहा बिल्कुल, तो वहाँ पर भी क्या होगा, आवेश होगा। टायर चलता है गर्म हो जाता है, इंजन चलता है गर्म हो जाते हैं, पेट्रोल का दहन होता है, वो भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन बिना आवेश के वैद्युत बल के सारी चीज़ें संभव नहीं हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण हो रहा है कि नहीं, तभी तो कोई ना कोई नया पदार्थ बन रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। हमने कहा कि कहीं पर भी अगर हो जाएंगी, जैसे कोई आप लोग अभिक्रिया पढ़ते हो, Na क्या होता है बाबू, यहाँ से OH होगा, HCl आप लोग यहाँ से पढ़ते हो, रिएक्शन आप लोग देख लोगे तो यहाँ से NaCl होगा प्लस यहाँ से H2 क्या होगा, O हो जाएगा। इसका मतलब जितनी प्रकार की यहाँ पर ये सारी क्रियाएं हो रही हैं, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरा का पूरा मज़ा हमको देखने को मिल रहा है किसका, वैद्युत बल का। तो स्प्रे के द्वारा जो पेंट किया जाता है, इसमें भी कौन सा बल लागू हो जाता है, आवेश की घटना के कारण ये सारे पेंट बहुत अच्छे हो जाते हैं। चलिए एक बात समझिए, आवेश क्यों उत्पन्न होता है। हमने कहा जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुएं आपस में रगड़ने के बाद में आकर्षित करने लगती हैं, एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। लेकिन हमने कहा तुमने भी अपने दोनों हाथ को रगड़ा तो तुम्हारा हमारा एक हाथ प्रतिकर्षित करेगा, एक हाथ आकर्षित करेगा। हमने कहा आवेश क्यों उत्पन्न होता है, तो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण। उत्तर तो आपको मैंने दे दिया, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आवेश, स्थानांतरण के कारण आवेश उत्पन्न होता है। अब बताओ वो जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आवेश उत्पन्न होता है, जैसे हमने कहा कि अपने पास में एक वस्तु ये होती है, एक वस्तु अपने पास में होती है, दोनों को हमने रगड़ा, एक वस्तु अपने पास में A में है और एक वस्तु अपने पास में B में है, दोनों को मैंने जब आपस में टच कराया, टच करा करके क्या किया, खूब घस 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 मार करके बाबू रगड़ दिया। तो रगड़ने के बाद में हम लोग देखते हैं कि सर यहाँ से क्या उत्पन्न हो जा रहा है, ये वस्तु इसके ऊपर आ गई तो मैंने दोनों को क्या किया, रगड़ा। रगड़ने के बाद में बाबू यहाँ से देखते हैं कि इस वाली वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के इस वाली वस्तु में चली जाते हैं, इस वाली वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चले जाते हैं। तो हमने कहा बताओ किसी मकान में जब कुछ लोग हैं इसमें से इसमें निकल के चले आएंगे तो यहाँ के लोगों में कमी आ जाती है। ध्यान से देखना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, कमी हो गई है।
और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, अधिकता हो गई है। तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है। तो दोनों के बीच में यहाँ से जो जनरेट हो रहा है वो बंदा जनरेट क्या हो रहा है, कहें सर दोनों के बीच में जो जनरेट हुआ है वो आवेश जनरेट हो रहा है। तो हमने कहा कि जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ी जाती हैं, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है दूसरे वस्तु में चला जाएगा। हमने कहा कि मैं अपने घर का पूरा पैसा तुम्हारे घर में उठा करके डाल देता हूँ, तो तुम्हारे घर में पैसों की क्या हो गई, अधिकता, मेरे घर में पैसों की क्या हो गई, कमी हो गई है। तो दोनों के बीच में क्या उत्पन्न हो जाएगा, लड़ाई। लड़ाई का मतलब आवेश होता है बच्चों। आवेश का मतलब एक प्रकार का जोश भी होते, कहते हैं बहुत ज़्यादा आवेशित हो गए हो क्या, जो हमसे लड़ने के लिए एकदम से तुम तैयार हो गए हो, वो होता है बाबू आवेश। ठीक है, तो आवेश का शाब्दिक अर्थ से जोश भी होता है। चलो, हमने कहा कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का क्या करेगी, त्याग कर रही है। देखो यहाँ पर ये वस्तु इलेक्ट्रॉन का क्या कर रही है, त्याग कर रही है, और यहाँ पर ये वस्तु बाबू इलेक्ट्रॉन का क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है। तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का क्या करेगी, ग्रहण करेगी। इसीलिए आवेश उत्पन्न होता है, अन्यथा कभी आवेश उत्पन्न होता नहीं। तो आवेश उत्पन्न होने की यहाँ से जो घटना हमको दिखाई दे रही है, केवल इसका एक रीजन होता है कि आवेश तभी उत्पन्न हो सकता है जब एक वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागे और दूसरी की वस्तु इलेक्ट्रॉन का क्या करे, ग्रहण करे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने वाला वस्तु, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला वस्तु। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ कि नहीं, इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के यहाँ से दूसरे के स्थान पर गया कि नहीं, तो ये अपने पास में घटनाएं देखने को मिल रही हैं। बोलो, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो कभी भी अगर ऐसा हमको देखने को मिलेगा, अब एक बात और समझ के चलना, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ये आवेश उत्पन्न हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने के बाद जो घटनाएं हो जाती हैं, इसको ध्यान से समझना। हेडिंग नंबर हमारे पास में 3 चल रही है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के बाद क्या होता है, ध्यान से देख करके चलना। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के बाद क्या होता है, स्थानांतरण के बाद क्या होता है, इन चीज़ों को बढ़िया से देख करके चलना। तो कभी आपको बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के बाद क्या होगा, हमने कहा कि हमें ये बताओ, एक कोई ये क्या होता है, परमाणु हो जाएगा। अब ये कोई परमाणु है, तो परमाणु जानते हो कि ये प्रोटॉन से मिलके बना है और इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है। न्यूट्रॉन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपको देख लेता हूँ कि 2 मिनट के लिए दिखाई दे रही हैं सभी चीज़ें कि नहीं, अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से। फिर आगे की बात किया जाए बाबू, कि सारी चीज़ें दिखाई भी दे रही हैं कि नहीं। देख लो, मैं इसीलिए देखता ताकता रहता हूँ कि आपको लोगों को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, अब तो दिखाई दे रहा है। तो हमने कहा कि बात को समझना अच्छे तरीके से। कितने मिनट का वीडियो बन गया है ये भी नहीं समझ में आ रहा है। चलिए बाबू, यहाँ पर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के बाद क्या होता है, पहले मुझे ये बता दो। इलेक्ट्रॉन ये कोई एक वस्तु है, इस वस्तु को मैंने माना कि वस्तु ए है, इस वस्तु को यहीं से मैंने माना कि ये भी कोई एक वस्तु है, इसका भी क्या होगा, नाभिक होगा, प्रोटॉन है, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इस वस्तु में हमने जो प्रोटॉन की यहाँ से संख्या मान लिया, इसमें हमने कहा माना प्रोटॉन कितने हैं, 20, और प्रोटॉन पर चिन्ह होता है प्लस, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 20, बशर्ते कि चिन्ह क्या होगा इसके पास में, माइनस होता है। ये कोई एक अपने पास में वस्तु है, प्रोटॉन है इसके पास में 10 में प्लस, और इलेक्ट्रॉन भी इसके पास में क्या होंगे, माइनस में 10। चूँकि कोई दुनिया में वस्तु होती तो उसके पास में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों की संख्या क्या होती है, एकदम बराबर दोनों की संख्या होगी। किसी वस्तु में जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि आप मेरी बेसिक की वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख लें। इसमें भी किसी वस्तु में जितने प्रोटॉन उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अब बताओ, यहाँ पे जितने प्रोटॉन उतने ही इस वस्तु के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन। इसके अंतर्गत जितने प्रोटॉन उतने ही इसके अंतर्गत क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो हमने कहा कि अगर इसमें से बताओ एक कमरा है, इसमें 20 लड़की 20 लड़का दो के दोनों बैठे हैं, तो 20 लड़की 20 लड़का कभी लड़ाई करेंगे ना, आपस में बैठ करके चाय पियेंगे एक एक का जोड़ा बना करके साथ में। कभी लड़ाई हो सकती है उस कमरे में, नहीं हो सकती है। किसी कमरे में 20 लड़की 20 लड़का दोनों है तो कभी लड़ाई नहीं करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी तो वो परमाणु क्या कहलाएगा, उदासीन परमाणु कहलाएगा। अभी ये परमाणु भी उदासीन है और ये परमाणु भी बच्चों क्या होगा, उदासीन ही होगा। लेकिन अब हमको कह रहा है कि अगर इस कमरे में से 20 लड़कियां निकल के इस कमरे में आ जाएं, तो हमें अब आप ये बताओ कि इस कमरे की लड़कियां निकल के इसमें चली गई, 10 लड़कियां मैं भेज देता हूं, तो यहां से हमने कहा प्रोटॉन कितना था, कह रहे हैं
हैं कि +20 था, इलेक्ट्रॉन अब कितना बचा, -10 बचा। इस वस्तु को हमें बताओ प्रोटॉन कितना था +10 में, इलेक्ट्रॉन कितना बचा, सर -20 हो गया। क्यों? क्योंकि इस कमरे में 10 लड़के 10 लड़की थी, इस कमरे में 20 लड़के 20 लड़की थी। 10 लड़की यहाँ से उठ करके इसमें चली आई, तो यहाँ पर लड़कियों की संख्या कितना है, 20 है। प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, -20, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना बच गया, -10। तो यहाँ से लड़कियाँ निकल के इसमें गई ना, तो इस कमरे में लड़की की कमी, इस कमरे में लड़की की अधिकता हो गई है। तो जिस कमरे में लड़की की अधिकता हो गई है ये वाला कमरा है, जिस कमरे में लड़की की कमी हो गई है इसका कमरा है। किसी के घर में महिलाएं ज़्यादा हों तो उसमें महिलाओं की चलता ज़्यादा होता है, महिलाएं ज़्यादा अपना काम करवाती हैं, पुरुष बेचारा बोल ही नहीं पाता है बिल्कुल। अब बताओ यहाँ पर एक कमरे में चलता किसका होगा, भाई साहब लड़कियों की संख्या कम है, लड़कों की संख्या ज़्यादा है। अगर लड़कियाँ कुछ बोलेंगे तो लड़के पकड़ के मुँह दाब देंगे, बोलना नहीं, कमरे में हमारा चलता है। तो इसमें क्या होगा, लड़कों की संख्या ज़्यादा है तो इस कमरा पूरा जाना जाएगा कि ये कमरे में लड़कों की संख्या ज़्यादा है, और लड़कों का चिन्ह क्या है, प्लस। तो कमरे के ऊपर पूरा आवेश कैसा आ जाएगा, प्लस। इस कमरे में देखो किसका चलता ज़्यादा है, लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, तो लड़कियों की संख्या ज़्यादा है तो इस कमरे में पूरा जो आवेश आएगा वो कैसा आवेश आ जाएगा, माइनस आवेश आ जाएगा। तो हमने कहा कि जो त्याग करने वाला होता है, तो कोई बंदा अगर क्या करेगा, त्याग करेगा इलेक्ट्रॉन का, तो वो हमेशा कैसा आवेश उत्पन्न करता है बाबू, धनात्मक आवेश उत्पन्न करता है। जो बंदा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो ग्रहण करने वाला जो बंदा होगा वो हमेशा कैसा आवेश उत्पन्न कर देता है, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न करता है। बोलो इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो कभी धनात्मक आवेश उत्पन्न करेगा, कभी ऋणात्मक आवेश उत्पन्न करेगा। धनात्मक आवेश क्या होता है, तो हमने कहा इसमें सदैव इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जो धनात्मक होगा उसमें प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, बात समझ में आ रही कि नहीं। और जो ऋणात्मक होता है उसमें ध्यान से देखो किसकी संख्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की कि प्रोटॉन की, तो कह रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है। तो ऋणात्मक का मतलब माइनस वाला, तो इसमें हमेशा धनात्मक आवेश किसे कहते हैं, ऐसा आवेश जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है उसे क्या कहते हैं, धनात्मक आवेश कहा जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी उसे क्या कहा जाता है, ऋणात्मक आवेश कहा जाता है। तो कभी अगर बोलेगा कि आवेश अपने पास में क्या होते हैं, बाबू एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बैठ करके चीज़ों को क्या करो अच्छे से देखो, फिर मैं इधर का यहाँ से मिटा देता हूँ। चलिए अब एक पहले मैं मिटा करके आप लोगों को समझा दूँ खूबसूरत तरीके से सारी चीज़ें, फिर हम लोग यहाँ से आगे की बात करें कि अपने पास में और आगे क्या हो सकता है। ध्यान से देख के चलना। तो हमने कहा एक बात तो हमको अच्छी खासी समझ में आ गई। कभी अगर बोल करके चलेगा कि आवेश क्या होता है, ध्यान से देख करके चलना। हमने यहाँ से निकाल दिया बाबू कि आवेश कई प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ध्यान से देख करके चलना। एक तो आवेश कैसा होता है, धनात्मक, एक आवेश कैसा होता है, ऋणात्मक। तो पहला वाला अगर मैं यहाँ से निकाल करके चलता हूँ कि धनात्मक आवेश किसे कहा जाएगा, धनात्मक आवेश क्या होता है, तो धनात्मक आवेश एक ऐसा आवेश होता है कि इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी होती है कि प्रोटॉन की। तो धनात्मक आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये त्याग करेगा। तो इसका मतलब धनात्मक आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। धनात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। चलो ठीक है, एक बात और समझ में आ गई। धनात्मक आवेश में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, धनात्मक आवेश में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी हमेशा। चलो दूसरा वाला, अब यहाँ से तीसरा वाला देख के चलते हैं कि धनात्मक आवेश में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब फिर हमको कह रहा है कि धनात्मक आवेश में इलेक्ट्रॉन की तो कमी होगी, लेकिन अधिकता किसकी होती है, प्रोटॉन की अधिकता होती है। तो हमने यहाँ से कह दिया कि इसमें प्रोटॉन की अधिकता होती है। चलो एक बात मैंने और समझा दिया कि इसमें प्रोटॉन की क्या होती है, अधिकता होती है। सर ये भी बात हो गई है कि इसमें प्रोटॉन की क्या होगी, अधिकता होती है। इसका द्रव्यमान कम होगा कि ज़्यादा होता है धनात्मक आवेश का, धनात्मक आवेश का द्रव्यमान कम होगा चूँकि इसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे। अच्छा कंपेयर करो दोनों का, यहाँ 20 और 30 है, इसमें भी 20 और क्या है 30 है, दोनों की संख्या बराबर है। लेकिन हमने कहा यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो कभी भी जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो चीज़ें भारी होती हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ से चौथा नंबर हम लोग फैक्ट देख करके चलते हैं कि धन आवेश हमेशा हल्के होते हैं। कैसे होते हैं, धन आवेश
का द्रव्यमान कम होता है। चलो एक बात और समझ में आ गया कि धन आवेश का द्रव्यमान कम होता है। बच्चों एक बात यहाँ से ये समझ में आ गई कि धन आवेश का मान कम होता है। बाबू इससे आसान फिजिक्स नहीं हो सकती है। नियत सफी करके अच्छे से बाबू देख करके चलो, माँ बाप का सपना पूरा करना है आपको मेहनत लगा करके, दिल लगा करके बाबू पढ़ाई करनी है, और सारे कॉन्सेप्ट निकाल करके आपकी आंखों के सामने फाड़ करके रख दे रहा हूँ कि जो एक कमरा होगा उसमें लड़के लड़कियों की संख्या बराबर होंगी। तो हमने कहा कि अभी वो कमरा क्या है, उदासीन है। अगर उसमें से कुछ लड़कियां बाहर चली जाती हैं तो कमरे में संख्या किसकी ज़्यादा होगी, लड़कों की। पूरे कमरे में चलता किसका होगा, लड़कों का। और लड़कों का चलता होगा तो लड़कों को भारत में प्लस के द्वारा जाना जाता है, तो पूरे कमरे के ऊपर आवेश कैसा आएगा, प्लस आवेश आएगा। इसका मतलब जब लड़कियां भाग जाएंगी तो कैसा आवेश होगा, प्लस आवेश होगा। कुछ लड़कियां अंदर आ जाएंगी तो लड़कियों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, और लड़कियों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब वो पूरे कमरे में चलता किसका होगा, लड़कियों का चलता होगा। आप भी कभी अपने स्कूल में देखे होंगे, आप कभी स्कूल में जब लड़कियां ज़्यादा संख्या में होती हैं, लड़का बेचारा एक आठ अगर क्लास में पहुंच जाता है, किसी दिन बारिश बहुत ज़्यादा हो गई तो बेचारे की बोली नहीं निकलती है, केवल लड़कियां ही सर से बात करती रहती हैं। साथ सर भी ज़्यादा मजाक मस्ती करते रहते हैं, लड़कों की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देता है भाई साहब। यही बात होती है। हालांकि जो बेचारे अलग बैच में पढ़ते होंगे, लड़के लड़कियों का कोई मेल ही नहीं है, ABC सेक्शन बना है, उनसे कोई मतलब ही नहीं है, बेचारा अकेले आएगा तब वो टीचर बोलेगा। तो ये होता है। तो धन आवेश क्यों होता है, तो धन आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा हमेशा। धन आवेश का मतलब ही है कि इलेक्ट्रॉन को ये क्या किया है, त्याग किया है। अच्छा कोई वस्तु बाबू यहाँ से आप लोगों से बना देता है कि अपने पास में क्या होगा, ऋण आवेश होता है। कैसा होगा, अगर कौनो वस्तु दुनिया में ऋण आवेशित होगी, उसके ऊपर ऋण आवेश आ जाएगा। तो हमने कहा कि ऋण आवेश किसी वस्तु के ऊपर कब आया है, हमने कहा कि ऋण आवेश किसी वस्तु के ऊपर आया है, तो इसका मतलब जो हमने क्या दिया है, वस्तु दिया है। ऋण आवेशित वस्तु इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, त्याग। तो हमने कहा कि धन आवेशित वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, तो ऋण आवेशित जो वस्तु है, ये वाली वस्तु बताओ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण की है कि नहीं। तो हमने कहा कि यह इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है। बाबू ध्यान से देख करके चलना, यह इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, ग्रहण करती है। चलो एक बात तो अपने पास में ये समझ में आ गई कि ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगी। दूसरी नंबर की हम लोग बात करके चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है कि कमी हो रही है। तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है। बच्चों ध्यान से समझ करके चलना, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी ऐसी वस्तुओं के ऊपर हमेशा। अच्छा इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो ये वस्तु भारी होगी कि हल्की होगी। हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन की हमें अधिकता है तो एक मतलब है कि वस्तु में प्रोटॉन की क्या है, कमी है। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो प्रोटॉन की हमेशा क्या होगा, कमी होगा। तो हमने कहा कि यहाँ से जो तीसरा वाला है, इसमें प्रोटॉन की क्या होती है, प्रोटॉन की कमी होगी। ध्यान से समझ में आया। तो यहाँ से बाबू हम लोग समझ सकते हैं कि प्रोटॉन की क्या होगी, कमी होगी। अब यहाँ से चौथा वाला देख करके चलो, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा तो द्रव्यमान भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ से कह रहा है कि इसका द्रव्यमान हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। बाबू यहाँ से ध्यान से देख के चलो, यहाँ से कह रहा है कि इसका द्रव्यमान यहाँ से क्या होता है, ज़्यादा होता है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई है। तो जो वस्तुएं अपने पास में क्या करेंगे, त्याग करेंगे। हमेशा जो वस्तु में देखो, एक वस्तु त्याग करेगी, मैं हूँ मेरे अंदर से उल्टी हो जा रही है तो मेरा द्रव्यमान कम होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब मैं खाना खाया हूँ तो मेरे अंदर से उल्टी हो जा रही है तो मेरा द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। अब मैं त्याग कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर चिन्ह क्या होगा, धनात्मक होगा। बात समझ में है ना। तो एक ही मतलब क्या होगा, जो वस्तु त्याग करेगी उसका द्रव्यमान क्या होगा। मैं 2 थाली और मार देता हूँ, खाना हचक के खा देता हूँ, मेरा द्रव्यमान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जो लोग ब्लड निकलवाने के लिए जाते हैं, अगर आधा किलो ब्लड उनका वजन कम पा जाता है तौलने पे ना, तो वो लोग केला खा के बाहर से चले जाते हैं। केला खा लेंगे तो बताओ, 1 दर्जन केला खा लिए तो उनको वेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 1 किलो, आधा किलो तो बढ़ेगा ही, आधा किलो छिलका समझ लो निकल गया। तो इसका मतलब वो होता है बाबू। तो समझ में आया कि नहीं। तो कभी अगर ऐसी चीज़ों की जिक्र करेगा, ऐसी चीज़ों की बात हम लोगों से करेगा, तो यही अपने पास में होता है कि धन आवेश होता है और क्या होता है बाबू, ऋण आवेश होता है।
इतनी सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ से समझ के चलते हैं। अब अगर हमसे कहेगा कि बताओ कि आवेश हो जाता है, आवेश को जो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश है इसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था? फ्रैंकलिन ने किया। अब इन्होंने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक होगा और क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो इतनी सारी चीज़ों को बाबू अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखें, एक भी पैसे की दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सारी चीज़ें मैंने आपके सामने खुद एक्सप्लेन कर दिया। अब आवेश हम लोग देख करके चलते हैं कि आवेश कितने प्रकार से उत्पन्न किया जाएगा। नेक्स्ट की वीडियो थोड़ा धमाकेदार है, नेक्स्ट की वीडियो प्रैक्टिकल वाली आपकी क्लास है, तो हम बताएंगे किस वस्तु को किससे रगड़ें कि किस पर धनात्मक होगा ऋणात्मक। हमने कहा पटरी, कभी बच्चों को हमेशा कभी समझाया ही नहीं जाता ठीक तरीके से कि कभी पटरी को बाल पे रगड़ो तो पटरी पर धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक। मैं ऊन को कपड़े से रगड़ देता हूँ, मैं लकड़ी को बाल से रगड़ दिया तो किस पर धनात्मक होगा किस पर ऋणात्मक होगा सर? ये नहीं समझ में आता है। मैं इसको ले जाकर के भैंस की पूंछी में रगड़ दूंगा, भैंस की चमड़ी में रगड़ दूंगा, तब बताओ कि कौन सा आवेश हो जाता है। इसका मतलब ये सारे आवेश बहुत गजब तरीके से हमको पढ़ना है, लेकिन पूरी एक ही क्लास आपको देखनी पड़ेगी तब आनंद आएगा। बाबू एक क्लास में आपको मैं वो आनंद नहीं दे सकता हूँ, ठीक है? तो दोनों वीडियो मैं एडिट कर दूंगा और सेम 3 बजे आप लोगों को पूरी वीडियो मिल जाया करेगी। सभी क्लासेस की वीडियो आपको मिलना स्टार्ट हो। फिजिक्स और केमिस्ट्री एकदम धुआंधार तरीके से आपका चलने वाला है, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं, अपना ख्याल रखें बच्चों, महिलाओं का सम्मान करें, बड़ों का आदर करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाएं कि भारत में एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सके।